हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 23 दिसंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 23 दिसंबर को दिन के 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन रांची में होगी। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। मालूम हो कि उसी दिन झारखंड हाईकोर्ट में पेशा नियमावली पर भी अगली सुनवाई होगी। एसीबी ने गिरिडीह के बेंगाबाद अंचल निरीक्षक को 6,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। गिरिडीह जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धनबाद एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बेंगाबाद अंचल के अंचल निरीक्षक सुरेंद्र यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अंचल निरीक्षक को 6,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा है। जानकारी के अनुसार अंचल निरीक्षक सुरेंद्र यादव पर सरकारी कार्य के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत के सत्यापन के बाद धनबाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते ही उसे मौके पर दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी को अपने साथ लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। एसीबी की इस कार्रवाई को सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल होने का सीएम हेमंत सोरेन को न्योता। एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक ने की मुलाकात। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर गौतम सूत्रधर ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को आगामी 29 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति प्रस्तावित है। इसके साथ ही दीक्षांत समारोह की तैयारियों की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई। बताया गया कि इस दीक्षांत समारोह में लगभग 1,000 छात्र छात्राओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों की डिग्रियां प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह के सफल आयोजनों के लिए शुभकामनाएं दी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान की भूमिका की सराहना की। झारखंड में पड़ रही है हाड़ कपा देने वाली ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गढ़वा, पलामू, लोहरदगा और रांची समेत कई जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान हाड़ कपा देने वाली ठंड महसूस की गई है। हालात ऐसे हैं कि दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंड और तेज हवाओं ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। खासकर बुजुर्ग और बच्चे सर्दी, खांसी, जुकाम और सिर दर्द जैसी समस्याओं से अधिक परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, खूंटी और रांची जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं देवघर, गोड्डा और पाकुड़ जैसे जिलों में तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गढ़वा पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब से लदा कंटेनर किया जब्त। राजस्थान से बिहार भेजी जा रही थी खेप। गढ़वा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ की लागत की 1 कंटेनर शराब को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई को जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बड़ी खेप को राजस्थान के बीकानेर से बिहार भेजी जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने जानकारी में बताया है कि इन्हें इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप राजस्थान से बिहार भेजी जा रही है। जिसके बाद गढ़वा जिले के मेराल थाने की पुलिस ने एक जांच टीम बनाई और बिहार पुलिस के सहयोग से NH 39 सड़क पर छापेमारी शुरू कर दी। इसी बीच जांच में एक कंटेनर ट्रक को जो पकड़ा गया, जिसमें 1070 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब भरी हुई थी। वर्तमान में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
डहर ऐप में आदिवासी छात्रों के लिए अलग धर्म कॉलम नहीं, गीताश्री। शिक्षा विभाग के डहर ऐप में आदिवासी छात्रों के लिए अलग धर्म कॉलम नहीं होने को लेकर आदिवासी बचाओ मोर्चा ने विरोध जताया है। इस मुद्दे को लेकर रांची के सिरमटोली सरना स्थल पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा है कि स्कूलों में 3 से 18 वर्ष के बच्चों का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लिए कॉलम है, लेकिन आदिवासी सरना धर्म के लिए कोई अलग कॉलम नहीं है। इस कारण आदिवासी बच्चों को हिंदू, जैन, बौद्ध या ईसाई धर्म में दर्ज किया जा रहा है, जिससे उनकी वास्तविक पहचान समाप्त हो रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा है कि स्कूली स्तर पर जिस प्रकार जनगणना जैसा सर्वे कराया जा रहा है, उसमें आदिवासी बच्चों के लिए अलग धर्म कॉलम नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने इसे आदिवासी पहचान को खत्म करने का षड्यंत्र बताया है और कहा है कि यह आदिवासी समाज पर कुठाराघात है। यह सरकारी स्तर पर आदिवासी क्षेत्रों का धर्मांतरण है। सरना धर्म कॉलम का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पारित हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। झारखंड में आदिवासियों के लिए 7वां धर्म कॉलम नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। देव कुमार धान ने बताया है कि 25 फरवरी को आदिवासी धर्म कॉलम की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। सारंडा के सक्रिय माओवादी ने किया सरेंडर, पुलिस के सामने डाले हथियार। लगातार अभियान और पुलिस की पहल का असर एक बार फिर दिखाई दिया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जमादा थाना क्षेत्र के नाबालिग माओवादी ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। वह सारंडा वन क्षेत्र में सक्रिय माओवादी के दक्षिण छोटा नागरा डिवीजन का सदस्य था। पुलिस ने उसके पास से एक 9 mm कार्बाइन बरामद की है। जानकारी के अनुसार मात्र 12 वर्ष की उम्र में वर्ष 2022 में रपा और गूंगा के बहकावे में आकर वह माओवादी संगठन से जुड़ा गया था। बाद में वह कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में मच्छू के नेतृत्व में काम कर रहा था। माओवादी गतिविधियों के दौरान वह बांको विस्फोटक लूटकांड, रेलवे ट्रैक ब्लास्ट और बांको आरएफ क्षेत्र में हुए आईडी विस्फोट में शामिल था। पलामू की कोयल नदी में डूबने से 9 वर्षीय बच्चे की मौत, गांव में पसरा मातम। पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भजनिया गांव में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे कोयल नदी में डूबने से एक 9 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान भजनिया गांव निवासी विष्णु कुमार के पुत्र विवेक कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विवेक अपने चचेरे भाई के साथ शौच के लिए कोयल नदी के किनारे गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़े और डूबने लगे। चचेरे भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। विवेक को डूबता देख वह घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विवेक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज रणवीर कुमार, थाना के एसआई सुरेंद्र तिवारी सहित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जाता है कि विवेक का परिवार बेहद गरीब है। उसके पिता बाहर प्रदेश में मजदूरी करते हैं। इस हृदय विदारक घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गाँव में पूरा शोक का माहौल है। झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्रों में होगी बम्पर बहाली, मंत्री इरफान ने नियुक्ति पत्र देकर गिनाई हेमंत सरकार की नई योजनाएं। रांची स्थित एनएचएम सभागार में झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा बम्पर बहाली एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें 33 मेडिकल ऑफिसर और 33 सीनियर मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना और मानव संसाधन की कमी को दूर करना रहा। उन्होंने बताया कि बीते 11 महीनों में स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आगामी योजनाओं का विवरण देते हुए कहा कि अगले 3 वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से क्रियाशील होंगे और करीब 10,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी। सभी सिविल सर्जनों को रिक्त पदों की अद्यतन सूची भेजी जाएगी और नए वर्ष के पहले महीने में डॉक्टरों की एक और बड़ी बहाली की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। 7 आधुनिक डायग्नोस्टिक लैब का निर्माण होगा। सभी मेडिकल कॉलेज एआई आधारित रोबोटिक और स्मार्ट हेल्थ सिस्टम से जुड़ेंगे। महेश शरद चंद्र रौनक होंगे झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश शरद चंद्र रौनक झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। झारखंड कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस रौनक के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार से कर दी है। मालूम हो कि चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वरीयता में जस्टिस रौनक मुंबई हाईकोर्ट में दूसरे स्थान पर हैं। जस्टिस एमएस रौनक का जन्म 28 नवंबर 1964 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गोवा के पणजी में हुई थी।
एसीबी ने दैनिक कर्मियों को रिश्वत लेते पकड़ा। समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में विपत्र बिल पास कराने के नाम पर मांगी थी घूस। जामताड़ा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में एक दैनिक कर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले लगभग 17 वर्षों से इस कार्यालय में कार्यरत था। यह कार्रवाई सीआरपी संकुल साधन सेवी राज बिहारी झा की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में बताया गया है कि सौरभ कुमार एक विपत्र बिल पारित कराने के एवज में अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर रहा था। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें आरोप सही पाए गए। सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। शिकायतकर्ता रास बिहारी झा ने बताया है कि आरोपी ने पहले 8,000 रुपए की मांग की थी, जिसे बाद में 6,000 रुपए में तय किया गया। तय रकम लेते ही एसीबी की टीम ने सौरभ कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी को अपने साथ दुमका ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। पेशा नियमावली को लेकर हाईकोर्ट ने कहा 23 दिसंबर तक सरकार टाइम फ्रेम करे। राज्य में पेशा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और राजेश शंकर की अदालत में पेशा नियमावली लागू करने संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अब तक नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही विभागीय सचिव मनोज कुमार को 23 दिसंबर तक टाइम फ्रेम कर बताने का आदेश भी दिया है। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सचिव की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि नियमावली स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जा चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय, ज्ञानंत कुमार सिंह और अजीत कुमार ने दलील पेश की है। यहाँ मालूम हो कि पेशा नियमावली लागू नहीं होने तक हाईकोर्ट ने झारखंड में बालू और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक लगा रखी है। राज्य सरकार ने बालू की जरूरत को देखते हुए हाईकोर्ट से रोक हटाने का आदेश दिए जाने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को ठुकरा दिया। नियमावली लागू होने तक रोक बरकरार रखने का आदेश दिया था। हजारीबाग में बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने वाला गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था संज्ञान। पुलिस ने नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिनगर की है। दरअसल क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया था। जानकारी के मुताबिक घर के पास स्थित खेत में क्रिकेट खेलते समय दो बच्चों के बीच नोकझोंक हो गई थी। इसी दौरान एक बच्चे के चाचा ने गुस्से में आकर दूसरे बच्चे के साथ मारपीट कर दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चे के साथ मारपीट करने वाला आरोपी आलोक गुप्ता है। इधर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वही पीड़ित बच्चे की मां ने इस मामले में बरही थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। डायल 112 की रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने की कयावत, गृह सचिव ने लिया जायजा। इमरजेंसी सेवा डायल 112 के रिस्पांस समय को और बेहतरीन करने की कयावत शुरू कर दी गई है। नए वर्ष में डायल 112 का रिस्पांस समय 10 मिनट से नीचे लाने का टारगेट रखा गया है। डायल 112 का ग्राउंड वर्क कैसा है और इसमें सुधार की कितनी जरूरत है, इसे लेकर गुरुवार को झारखंड सरकार की गृह सचिव वंदना दादल ने डायल 112 का जायजा लिया। डायल 112 एक ऐसी इमरजेंसी सेवा है जिसके जरिए आपातकालीन स्थिति में लोग पुलिस की मदद पाते हैं। रांची में ही 400 से ज्यादा कॉल कंट्रोल रूम में आते हैं। इस बीच अब डायल 112 के रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने की कयावत शुरू कर दी गई है। इसे लेकर गुरुवार को झारखंड सरकार की गृह सचिव वंदना दादल ने रांची के कचहरी चौक स्थित डायल 112 कंट्रोल रूम का ग्राउंड वर्क चेक किया। कंट्रोल रूम में काम करने वाले अधिकारियों ने गृह सचिव को बताया कि वर्तमान समय में डायल 112 का रिस्पांस समय 12 से लेकर 13 मिनट का है। इसे हर हाल में 10 मिनट करने का प्रयास किया जा रहा है। गृह सचिव ने बताया कि डायल 112 के रिस्पांस समय को कम करने के लिए पुलिस को नए वाहन दिए जा रहे हैं। पुलिस के लिए नए वाहनों की खरीदारी कर ली गई है, जल्द ही उन्हें सौंप दिए जाएंगे। डायल 112 का ग्राउंड वर्क जानने के बाद गृह सचिव ने साइबर हेल्पलाइन 1930 के कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। सीएम हेमंत सोरेन से मुर्गा ट्रॉफी फिल्म टीम ने की मुलाकात। झारखंड में सिनेमा की संभावनाओं पर चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड फिल्म मुर्गा ट्रॉफी की टीम ने गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं, सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। फिल्म मुर्गा ट्रॉफी के निदेशक शशि वर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया है कि झारखंड की प्राकृतिक लोकेशन, सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय प्रतिभा फिल्म निर्माण के लिए बेहद अनुकूल
अनुकूल है। उन्होंने राज्य में शूटिंग और प्रोडक्शन से जुड़ी संभावनाओं पर भी अपने विचार साझा किए। मुलाकात के दौरान मुर्गा ट्रॉफी फिल्म के प्रोड्यूसर सुजीत उपाध्याय, चंदन आनंद, विजया लक्ष्मी और को प्रोड्यूसर जयराम महतो भी मौजूद रहे। फिल्म टीम ने झारखंड सरकार द्वारा फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड को फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि फिल्म निर्माताओं को यहां बेहतर माहौल और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा ताकि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार और पहचान मिल सके। इस मुलाकात को झारखंड में सिनेमा और रचनात्मक उद्योगों के विस्तार की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा, सिविल सर्जन के नाम पर पैसे की मांग, एफआईआर दर्ज। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा और पैसा वसूली का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया है और सिविल सर्जन के नाम पर पैसे की उगाही भी की है। मामला सामने आने के बाद पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। जिस मोबाइल नंबर से नियुक्ति पत्र देने और पैसे की मांग की गई थी, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दरअसल पलामू में कुछ महीनों पहले एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट समेत कई पदों पर अनुबंध पर बहाली हुई है। पलामू स्वास्थ्य विभाग ने बहाली की प्रक्रिया पूरी भी कर ली है। इस बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज से पैसे की मांग की जा रही है। कई अभ्यर्थियों को फर्जी नियुक्ति पत्र देने की बात सामने आई है। इस संबंध में पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फर्जी नियुक्ति पत्र देने के बाद पैसे की मांग के लिए सिविल सर्जन के नाम का सहारा लिया गया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। वही मामले में मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि सिविल सर्जन के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर नगर निगम ने किया स्थल का निरीक्षण। आगामी 20 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा वार्ड संख्या 22 आदिवासी मैदान हिंदी पीढ़ी में प्रस्तावित बहुउद्देशीय हॉल सह प्रशिक्षण भवन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी क्रम में गुरुवार को प्रशासक सुशांत गौरव ने नगर निगम की टीम के साथ कार्यक्रम स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यक्रम को सफल एवं सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। पलामू में रेल लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी की दर्दनाक मौत। घटना जपला हैदरनगर रेलवे स्टेशन के बीच नावाडी गांव में हुई है। यहाँ एक रेल हादसे में 16 वर्षीय किशोरी रबिता कुमारी की मौत हो गई। मृतका उंटारी रोड निवासी महेंद्र रजवार की पुत्री थी। रबिता हैदरनगर के निमिया दोहर में अपने नाना बिंदेश्वरी रजवार के घर रहती थी। गुरुवार को वह खेत से धान का बोझा लेकर लौट रही थी और रेल लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर हैदरनगर थाना के एएसआई अमर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। देवघर में अवैध शराब के धंधे के खिलाफ उत्पाद विभाग का छापा, 3 गिरफ्तार। देवघर जिला उत्पाद विभाग ने गुरुवार की रात अवैध शराब के धंधे के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने जिले के मधुपुर व सारवा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में महुआ चुलाई शराब बरामद किया। टीम ने धंधे में लिप्त 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गौतम राणा, सुखदेव राणा व वासुदेव राणा शामिल हैं। छापेमारी में 65 लीटर महुआ शराब, 340 किलो जावा महुआ जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया। रांची के सिल्ली में शुरू हुआ गूंज महोत्सव, सेवा और संस्कृति के रंग में सम्मान का उत्सव। झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि पर आयोजित 3 दिवसीय गूंज सेवा सम्मान सह सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार को सिल्ली स्टेडियम में हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री शाह आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर महोत्सव की शुरुआत की। इस अवसर पर झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सुदेश महतो ने कहा कि गूंज महोत्सव सेवा, सम्मान और संस्कृति का संगम है। यह आयोजन विनोद बाबू के सपनों के झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और सामाजिक पुनर्जागरण की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है। गूंज महोत्सव के माध्यम से झारखंड की लोक कला को नया आयाम मिलता है। वही युवाओं, महिला शक्ति और किसानों के बीच से आई प्रतिभा को सम्मानित करने का अवसर भी मिलता है।
सांसद जोबा मांझी गडकरी से मिली, चक्रधरपुर राउरकेला एनएच के चौड़ीकरण की रखी मांग। सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सांसद ने चक्रधरपुर राउरकेला एनएच 320 के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण की मांग को लेकर मंत्री को पत्र सौंपा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच 320 डी की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि करीब 106 किलोमीटर लंबी यह सड़क झारखंड के चक्रधरपुर को ओडिशा के राउरकेला से जोड़ती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय मार्ग है। वर्तमान में यह सड़क कई स्थानों पर काफी संकीर्ण है। तीखे मोड़ों के कारण यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। डीआईजी ग्राउंड के पास फिर से चला प्रशासन का बुलडोजर, 3 मकान जमींदोज। रांची रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। गुरुवार को डीआईजी ग्राउंड के पास अवैध रूप से बने 3 पक्के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा के नेतृत्व में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चला। अवैध रूप से बनी पक्की इमारतों को गिराने के लिए 3 बुलडोजर और 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर लगाए गए हैं। कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा ने बताया कि लगभग 95% इलाका अतिक्रमण से खाली करा लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान शुक्रवार को भी जारी रहेगा। अगर इसके बाद भी कोई अतिक्रमण बचता है तो अभियान आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया 3 दिसंबर को शुरू हुई थी। देवघर के जोड़ामो होल्ड के पास ट्रेन की चपेट में आकर युवक घायल, हालत नाजुक। देवघर जिले के मधुपुर जोड़ामो होल्ड के समीप गुरुवार की शाम वर्धमान झाझा पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक रेलवे ट्रैक के पास था। इसी दौरान वह अचानक तेज गति से आ रही वर्धमान झाझा यात्री ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रैक के पास पड़े खून से लथपथ युवक को देख आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी। आरपीएफ व जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को 108 एम्बुलेंस बुलाकर जो प्राथमिक उपचार के बाद उसे देवघर सदर अस्पताल भेज दिया गया। घायल युवक की पहचान जसीडीह के लालू शाह के रूप में हुई है। देवघर सदर अस्पताल में उसका इलाज जारी है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। रेलवे पुलिस के अनुसार हादसे के स्पष्ट कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना प्रतीत हो रही है। फिलहाल जीआरपी व आरपीएफ पूरे मामले की जांच में जुटी है। स्वास्थ्य शिक्षा में ऐतिहासिक कदम, ब्राम्बे में बनेगा झारखंड का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय। झारखंड स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। राज्य को जल्द ही उसका पहला मेडिकल विश्वविद्यालय मिलने वाला है। इस संबंध में गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रांची के ब्राम्बे स्थित पुराने सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जो काम पिछले 20 वर्षों में नहीं हो सका उसे अब पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंड में मेडिकल विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है और इसे अगले 6 से 7 महीने के भीतर लागू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि कम समय में स्वास्थ्य विभाग लंबी लकीर खींच रहा है। ईडी समन मामला, सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अगली तारीख तय। ईडी समन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम की ओर से ईडी समन मामले में दर्ज शिकायतवाद पर रांची सिविल कोर्ट के सीजीएम द्वारा संज्ञान लेने को चुनौती दी गई है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सीएम की ओर से मामले को रद्द करने का आग्रह किया गया है। अधिवक्ता दीपांकर रॉय ने बताया है कि जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनवाई के दौरान केस से संबंधित तमाम दस्तावेज पेश करने को कहा। इस पर सीएम के अधिवक्ताओं की ओर से दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। लिहाजा कोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 15 जनवरी तय की है। झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और सरकारी नौकरी में विशेष लाभ, 8,659 योद्धाओं की पहचान। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने संकल्प जारी कर 8,659 आंदोलनकारियों को चिन्हित किया है। यह सूची 38वीं संपुष्ट सूची के रूप में जारी की गई है, जिसमें राज्य के सभी 24 जिलों के आंदोलनकारी शामिल हैं। जारी संकल्प के तहत आंदोलनकारियों को उनके आश्रितों को सम्मान
सम्मान, पेंशन, सामाजिक मान्यता और सरकारी नौकरी में विशेष लाभ देने का प्रावधान किया गया है। चिन्हित आंदोलनकारियों को उनके जीवन काल तथा सम्मान पेंशन दी जाएगी। वहीं उनकी मृत्यु के बाद उनके एक आश्रित को भी जीवन काल तक यह पेंशन प्रदान की जाएगी। कारावास की अवधि के आधार पर तय होगी पेंशन राशि। 3 माह से कम कारावास वाले को 3500 रुपये प्रति माह, 3 माह से 6 माह तक कारावास वाले को 5000 रुपये प्रति माह, वही 6 माह से अधिक कारावास वाले को 7000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। संकल्प के अनुसार पुलिस फायरिंग या कारावास के दौरान स्थायी रूप से मृत अथवा 40% से अधिक दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रित परिवारों के एक सदस्य को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप राज्य सरकार के तृतीय या चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। वही अन्य चिन्हित आंदोलनकारियों के मामलों में उनके एक आश्रित को सरकारी नियुक्तियों में तृतीय या चतुर्थ वर्गीय पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। कांग्रेस का केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं हुए आमने सामने। कुछ देर के लिए बनी रही तनाव की स्थिति। जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुरुवार को जमशेदपुर में जिला कांग्रेस और जिला भाजपा आमने सामने आ गए, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा जिला कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने भाजपा कार्यालय से लगभग 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी। इससे कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इसके बावजूद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगभग 1 घंटे तक सड़क पर डटे रहे और केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वह बैरिकेडिंग के उस पार बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा और कुछ कार्यकर्ता लाठी डंडा लेकर जो कांग्रेसियों के विरोध में सड़क पर उतर आए। दोनों पक्षों के आमने सामने आने से कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। लगभग 1 घंटे बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों को शांत कराया गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। गुमला में रोड एक्सीडेंट में 2 की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ने तोड़ा दम। पेड़ से टकराने पर दूसरे बाइक सवार की मौत। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों का गुरुवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार इन दोनों सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोट आई। पहली घटना बसिया प्रखंड के पोकटा नदी के पास हुई, जहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार द्वारसैनी निवासी 22 वर्षीय प्रेम रंजन होरो और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को बसिया उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल गुमला रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने पर इलाज के दौरान प्रेम रंजन होरो की मौत हो गई। उसके साथी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दूसरी घटना में बसिया थाना क्षेत्र के मोरेंग गांव निवासी महावीर लोहरा के 21 वर्षीय पुत्र रोहित कच्छप की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजन सुकुल लोहरा ने बताया है कि रोहित बाइक से मोरेंग बाजार से लौट रहा था, तभी मवेशी को बचाने के प्रयास में उसकी बाइक सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। रांची रेलवे ट्रैक पर बरामद हुई अज्ञात महिला की लाश, इलाके में सनसनी। रांची के पुंदाग ओपी अंतर्गत रेलवे ट्रैक के पास गुरुवार दोपहर एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। मृतका की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार महिला ने काले और सफेद रंग का पैजामा पहन रखा था, जबकि शरीर पर छिटदार रंग की ओढ़नी थी। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्रों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। यदि किसी थाना क्षेत्र में इस महिला से मेल खाने वाली किसी गुमशुदा महिला की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो तो संबंधित थाना या जो है पुंदाग ओपी को सूचना देने की अपील की गई है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और पहचान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल करेंगे विनोद बाबू की प्रतिमा का अनावरण। 5006 कलाकार राज्यपाल करेंगे विनोद बाबू की प्रतिमा का अनावरण। 5006 कलाकार करेंगे स्वागत। सोनाहातू प्रखंड के रांगाडी मोड़ पर 20 दिसंबर को आयोजित होने वाले गूंज महोत्सव की सफलता को लेकर गुरुवार को स्वयं सेवकों की बैठक गूंज के संरक्षक सुदेश महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सुदेश महतो ने कहा कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना है। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के राज्यपाल स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राज्यपाल के स्वागत में 5006 नृत्य कलाकार और 500 नगाड़ा वादक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव के दौरान कलाकारों के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ स्वास्थ्य जांच शिविर, मोतियाबिंद जांच शिविर, कंबल वितरण और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।
धनबाद के केंदुआटी गैस रिसाव पीएमआरसी की टीम ने संभाला मोर्चा, नाइट्रोजन इंजेक्शन शुरू। धनबाद जिले के केंदुआटी क्षेत्र में बीते कई दिनों से जारी गैस रिसाव की समस्या प्रशासन और वैज्ञानिक टीम के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। गैस के रिसाव से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी उपायों के साथ विशेषज्ञों की टीम मौके पर डटी हुई है। गैस रिसाव पर नियंत्रण के लिए पीएमआरसी जो है पेट्रो माइंस रिसर्च सेंटर की टीम ने गुरुवार को नाइट्रोजन इंजेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर बेशी पानीग्रही ने बताया कि नाइट्रोजन इंजेक्शन से पहले बोरहोल की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई गई है। पहले 6 इंच का बोरहोल किया गया, उसके बाद 3 इंच का बोरहोल कर जो है गैसिंग की गई, फिर नाइट्रोजन इंजेक्शन शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान गैस कंट्रोल की विजन मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे यह आकलन किया जा सके कि गैस रिसाव पर कितना प्रभावी नियंत्रण हो रहा है। कोयला खनन कार्य देखने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री, कहा केंद्र के जरिए मजदूरों की समस्याओं का होगा समाधान। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मंत्री एवं कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान एक दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। वे झरिया में आरके आउटसोर्सिंग परियोजना पर पहुंचे और वहां हो रहे कोयला उत्खनन कार्य को बारीकी से देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मजदूरों से मुलाकात कर उनकी कार्य परिस्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि कोयलांचल धनबाद का दौरा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा कि किस तरह मजदूर जान जोखिम में डालकर खदानों से कोयला निकालते हैं, यह देखकर गर्व महसूस होता है। जो सुनते आए थे वह आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। यहाँ से पूरे देश में उजाला होता है। बीसीसीएल केंद्र सरकार के अधीन है, हम एनडीए सरकार के अंग हैं। कर्मियों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो भी यहाँ जरूरत होगी केंद्र सरकार उसे पूरा करने की कोशिश करेगी। झारखंड में डोर टू डोर सामान पहुंचाने वाले गिग कार्मिकों के लिए खुशखबरी, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी। बदलते दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विस ने भाग दौड़ भरी जिंदगी को बड़ी राहत दी है। मोबाइल पर एक क्लिक करते ही चंद मिनटों में दरवाजे पर दवाइयां, खाद्य पदार्थ और तमाम जरूरी सामान पहुंच जाते हैं। लेकिन यह किसी ने समझने की कोशिश नहीं की है कि जीवन को आसान बनाने वाले गिग कार्मिक किन परेशानियों से जूझते हैं। इस दर्द को झारखंड सरकार ने महसूस किया है। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मानसून सत्र में झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग कार्मिक निबंधन एवं कल्याण विधेयक 2025 को विधानसभा से पारित कराया था, जिसे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। अब गिग कार्मिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन का रास्ता साफ हो गया है। इस विधेयक के लागू होने से नियम का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बोर्ड का मुख्यालय रांची में होगा। श्रम विभाग के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसमें विभागीय सचिव के अलावा 5 अन्य सदस्य होंगे। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। बोर्ड के जरिए गिग कार्मिकों का पंजीकरण सुनिश्चित होगा। सर्विस देने वाली जो है कंपनियां या एग्रीगेटर का भी पंजीकरण होगा। अब कार्य के लिए खर्च किए गए समय और तय की गई दूरी के आधार पर न्यूनतम परिसारमिक का निर्धारण होगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए समय समय पर योजनाएं तैयार की जाएंगी। तोरपा से शुरू हुआ वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन, 16 को दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड द्वारा एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रांची के तत्वावधान में आयोजित वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन गुरुवार को तोरपा से शुरू हुआ। संत जोसेफ कॉलेज तोरपा में आयोजित कार्यक्रम में खुंटी के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने झंडा दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन की शुरुआत खुंटी से हो रही है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने युवाओं से शारीरिक फिटनेस और अनुशासन बनाए रखते हुए इन मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। आज शुक्रवार को यहां भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद यह यात्रा तमाड़ बुंडू होते हुए रांची पहुंचेगी। वही साइक्लोथॉन की यात्रा 28 दिसंबर से रांची से दिल्ली के लिए शुरू होगी। 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करके जो है 16 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगी। यहां पर सभी साइकिल यात्रा में शामिल कैडेट्स 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तथा वीर बिरसा मुंडा का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। रांची में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत, नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान खींचा था हिजाब, लिखित शिकायत में कार्रवाई की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ रांची के इटकी थाने में लिखित शिकायत की गई है। यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मुर्तजा आलम नाम के व्यक्ति ने कराई है। थाने में की गई शिकायत में कहा गया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान हिजाब खींचा जाना व्यक्तिगत मामला न होकर सार्वजनिक डोमेन का विषय बन चुका है। धार्मिक परिधान के साथ सार्वजनिक मंच पर किया गया ऐसा व्यवहार
व्यवहार न केवल आपत्तिजनक है बल्कि महिला की गरिमा, लज्जा और शारीरिक स्वायत्तता पर प्रत्यक्ष आघात करना है। लिखित शिकायत में मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। प्रोजेक्ट भवन में हुई 519 सचिवालय कर्मियों की स्वास्थ्य जांच। झारखंड सचिवालय सेवा संघ एवं ट्राई मेडिकल टीम के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन धुर्वा स्थित सचिवालय परिसर में एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सचिवालय सक्षम सचिवालय के ध्येय वाक्य के साथ आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सचिवालय कर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं कार्यस्थल पर ही बेहतर चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराना था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।